हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग ऑफिसर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अद्यैतिहासिक काल के बारे में। उत्तराखंड के अंतर्गत हमने प्रागैतिहासिक काल समाप्त कर लिया है और प्रागैतिहासिक काल से रिलेटिव जो भी बातें आपने सारे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़नी है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा? अद्यैतिहासिक काल का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी आपका यहाँ से नंबर आएगी तो हमने उस नंबर को क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि अद्यैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, या हमें बोला जाता है कि अद्यैतिहासिक काल का पता कहाँ से चलता है। तो आपका क्या है, अद्यैतिहासिक काल का पता हमें साहित्य से चलता है। अद्यैतिहासिक काल का पता हमें कहाँ से चलता है? साहित्य से चलता है। तो आपका पूछा जाता है वह काल जिसका पता हमें साहित्य से चलता है उसे कौन सा काल कहा जाता है? तो उसे अद्यैतिहासिक काल कहा जाता है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, इस काल का पता हमें धार्मिक ग्रंथों से चलता है, पुराणों से चलता है, साहित्य से चलता है। साहित्य के अंतर्गत आता है धार्मिक ग्रंथ हो, पुराण हो, वेद, उपनिषद, ये तमाम सारे, चाहे आपके साहित्य के अंतर्गत, चाहे आपका महाभारत है, चाहे आपका रामायण है, ये तमाम सारे स्रोत किसके अंतर्गत आते हैं? साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमें अद्यैतिहासिक काल का पता कहाँ से चलता है? साहित्य से चलता है। अब बात करते हैं अद्यैतिहासिक काल किसे कहते हैं। वह काल प्रागैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के बीच के काल को अद्यैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के बीच के काल को अद्यैतिहासिक काल कहा जाता है। खत्म। दूसरी चीज आपका क्या बनता है इसमें, अद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत मनुष्य ने भोजन के लिए खेती करना प्रारंभ कर लिया था। इस काल के अंतर्गत मनुष्य ने क्या किया था? भोजन के लिए खेती करना प्रारंभ कर लिया था। ये भी आपका क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। किस काल के अंतर्गत बोला जाएगा कि मनुष्य ने भोजन के लिए खेती करना आरंभ कर लिया था? तो आपका कौन सा काल है? अद्यैतिहासिक काल था। और इस काल के अंतर्गत मनुष्य का सांस्कृतिक विकास का दौर भी माना जाता है। इस काल के अंतर्गत मनुष्य का धीरे धीरे सांस्कृतिक विकास भी होने लग गया था। तो इसलिए जो है अद्यैतिहासिक काल को मनुष्य का सांस्कृतिक काल का दौर भी माना जाता है। तो ये भी आपका क्या बनता है, इंपॉर्टेंट आपका बनता है। दूसरी चीज आपकी क्या निकलती है, ये जो काल है ना, इस काल के लोगों को संभवतः इन्हें लिपि और अक्षर दोनों का ज्ञान था। इस काल के लोगों को लिपि व अक्षर दोनों का ज्ञान था, लिपि तथा अक्षर दोनों का ज्ञान था। लेकिन हम लोग इनके लिपि और अक्षर को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। अद्यैतिहासिक काल की जो लिपि और अक्षर है उसे मनुष्य नहीं पढ़ पाया है। और जो भी हमें स्रोत पता चला, सिर्फ हमें साहित्य वगैरह से हमें ये तमाम सारे स्रोतों का पता चलता है। तो जो इसके जो लिपि और अक्षर सारे इनको ज्ञान था, अद्यैतिहासिक काल के लोगों को लिपि और अक्षर का ज्ञान था, लेकिन हम लोग उस लिपि और अक्षर को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। इन्होंने यहाँ पे खेती करना सीख लिया था। यहाँ पे क्या था, इनका सांस्कृतिक विकास का दौर भी माना जाता है। दूसरी चीज़ आपके इसके अंतर्गत क्या आता है कि सन 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या होता है? चार्ल्स मेसन। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या होता है? चार्ल्स मेसन होता है। तो इसने हड़प्पा स्थल पर, चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा स्थल पर एक प्राचीन क्या बोला है कि एक प्राचीन संस्कृति की बात करिए, एक जो है प्राचीन जीवन की बात करिए, एक प्राचीन जीवन की बात करिए। किसकी बात करिए थी? प्राचीन जीवन की बात करी थी, या प्राचीन कोई यहाँ पे संस्कृति रही होगी। ये सर्वप्रथम किसने करा था? 1826 में चार्ल्स मेसन ने करा था। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम शब्द आता, प्रथम भी आता है। तो आपका कभी क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम आपका बोलेगा अद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा स्थल पर प्राचीन जीवन की पुष्टि किसने करी थी, या इसके साक्ष्य मिलने के दावा किसने करा था? तो उसका नाम क्या था? आपका चार्ल्स मेसन था। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या बनता है? इंपॉर्टेंट बनता है। तो इनके अंतर्गत इनको सब ये क्या था, इनको लिपि और अक्षर दोनों का ज्ञान था, वगैरह वगैरह। ये तमाम सारी बातें किससे आती हैं? आपका अद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। विद्वानों ने अद्यैतिहासिक काल को, इसको प्राग हड़प्पा, अद्यैतिहासिक काल को प्राग
प्राग हड़प्पा संस्कृति, प्राग हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति तथा उत्तर हड़प्पा संस्कृति में बांटा। इस काल को विद्वानों ने प्राग हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति तथा उत्तर हड़प्पा संस्कृति में बांटा है। तथा आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत इन संस्कृतियों के अंतर्गत यहाँ पे जो सभ्यता फैली रही थी तो क्या थी आपकी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता थी और दूसरी क्या थी वैदिक सभ्यता थी। इसके अंतर्गत कौन से सभ्यता फैल रही थी या कौन सी सभ्यता थी होगी तो उसका नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता तथा अगला क्या आपका वैदिक सभ्यता को इस काल के अंतर्गत रखा गया है। वैदिक सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता को आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है किसके अनुसार विद्वानों के अनुसार। तथा इसी के अंतर्गत आपका आता है इस काल में ही सरस्वती सभ्यता तथा काश्य युगीन सभ्यता, ये सारी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती हैं इसी आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं। और मेनली इसको सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता को इस आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है और इसे प्राग हड़प्पा संस्कृति तथा उत्तर हड़प्पा संस्कृति इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। और यहाँ पे कौन कौन सी सभ्यता थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ये सारी सभ्यता किसके अंतर्गत मानी जाती है आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही मानी जाती है। तो ये क्या होती है आदिऐतिहासिक काल से रिलेटेड बातें होती हैं। चूँकि हम उत्तराखंड का विषय पढ़ रहे तो हम आप यहाँ पे आ जाते हैं अपने उत्तराखंड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो साहब आपका ये भी हो जाता है। अब मैंने क्या बोला है कि आदिऐतिहासिक काल का पता हमें किससे चलता है साहित्य से चलता है। साहित्य बोले तो धार्मिक ग्रंथ वेद उपनिषद वगैरह वगैरह सब चीज़ का इन वगैरह चीज़ों से ये किसके स्रोत है साहित्य के स्रोत माने जाते हैं। अब आते उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड का उल्लेख ऋग्वेद में से प्राप्त होता है। उत्तराखंड का ऋग्वेद का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। आपका कभी क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड का उल्लेख किस वेद में किया गया था या सर्वप्रथम उत्तराखंड का उल्लेख कहाँ किया गया था तो उत्तराखंड का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। ये मान के चलो कि आप उत्तराखंड आपका बहुत प्राचीन काल से यहाँ का बारे में हमें क्या मिलता है साक्ष्य मिलता है। तो उत्तराखंड का उल्लेख किस में किया गया है ऋग्वेद में किया गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका उत्तराखंड ग्रुप सी यूकेपीएससी में आपका सभी जगह पूछा जाता है कि उत्तराखंड का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया था। तो उत्तराखंड का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या क्या नाम से जाना गया होगा। उत्तराखंड को ऋग्वेद में किस किस नाम से जाना गया होगा। तो उत्तराखंड में ऋग्वेद को देवभूमि तथा मनीषियों की भूमि आदि नामों से जाना जाता था। तो आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि तथा मनीषियों की भूमि आदि नामों से जाना जाता था। या आपका आएगा देवभूमि तथा मनीषियों की भूमि उत्तराखंड को किस वेद में इस नाम से जाना गया। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि तथा मनीषियों की भूमि के नाम से जाना गया है। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तमाम सारी चीज़ें हैं। अब जो है यहाँ पे बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए क्या किया गया है उत्तरी कुरु
उत्तरी कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण, ये सारे क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए, ऐतरेय ब्राह्मण नाम का जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अंतर्गत उत्तराखंड को उत्तरी कुरु नाम से संबोधित किया गया। तो ये क्वेश्चन में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोलेगा ऐतरेय ब्राह्मण उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया, तो उत्तरी कुरु नाम से जाना गया। फिर बोलेगा ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया, तो देवभूमि तथा मनुष्य की भूमि आदि नामों से जाना गया। अब अगली क्वेश्चन आते हैं, देखो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा ग्रंथ में, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन हो गए। ऋग्वेद में देवभूमि तथा मनुष्य की भूमि, ऐतरेय ब्राह्मण में आपका क्या बोला गया है, ये क्या बोलते उत्तरी कुरु शब्द, तथा बौद्ध साहित्य के पाली भाषा ग्रंथ में क्या बोला गया है, हिमवंत शब्द से उत्तराखंड को जाना गया है। तथा कौशितकी ब्राह्मण में आपका कौशितकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। कहाँ बताया गया है, बद्रिकाश्रम बताया गया है। तो ये क्वेश्चन में अगर कभी आएगा कि कौशितकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान कहाँ बताया गया है, तो वाक देवी का निवास स्थान आपका बद्रिकाश्रम बताया गया। सारे क्वेश्चन उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछे जाते हैं, यूकेपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। वाक देवी का बोलेगा, वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बोलेगा किस ग्रंथ में बताया गया है, किस धार्मिक ग्रंथ में बताया गया, तो आपका कौशितकी ब्राह्मण में बताया गया है। तो ये भी आपका क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने क्या बोला, आदिऐतिहासिक काल का पता हमें कहाँ से पता चलता है, साहित्य से चलता है। ठीक, दूसरा में क्या पता, साहित्य के अंतर्गत चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, चाहे आपका जो है ये महाभारत की कथा है, रामायण की कथा, ये तमाम सारे ग्रंथ है, इन माध्यमों से हमें क्या चलता है, आदिऐतिहासिक काल का पता चलता है। क्योंकि इस काल में क्या था आपका, मैंने क्या बोला कि इस काल के लोगों को लिपि और अक्षर का ज्ञान था, लेकिन इस काल में जो अमूमन जो लोग क्या बोलते हैं, लिपि अक्षर जो ज्ञान था, लेकिन हम लोग को उसका पता नहीं है, क्योंकि हम लोग उस लिपि और अक्षर को नहीं पढ़ पाए हैं। जो इस समय के सामान्य जो है जनजीवन या इस समय की जो वंशावली चल रही थी होगी, जो उनकी हमें क्या मिलती है, लिपि मिलती है या अक्षर मिलते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या नहीं करे हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक, तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट आता है। तो कौशितकी ब्राह्मण में वाग्देवी का निवास स्थान बोले तो वाग्देवी दुर्गा माता को बोला गया, वाग्देवी का निवास स्थान आपका बद्रिकाश्रम बताया गया है। तो आपका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। तो यहाँ पे तक आपका क्लियर हो गया है। अगली बात करते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, जिन्हें आपने मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं किसके, पुराणों में उत्तराखंड को किस, पुराणों में आपके ये क्या बोलते हैं, मानस खंड तथा केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है। आपका क्वेश्चन आता है, पुराणों में क्या बोलता है, पुराणों में केदार खंड तथा मानस खंड के बोलता है संयुक्त क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है, तो पुराणों में केदार खंड तथा मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड नाम से जाना गया है। इसके अलावा इसको ब्रह्मापुर नाम से जाना गया तथा इसको खसदेश नाम से भी जाना गया है। तो ये भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता पूछा जाता है, पुराणों में केदारखंड तथा मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को किस नाम से जाना गया। तो पुराण में क्यों आपका केदारखंड गढ़वाल को बोला जाता है, मानसखंड किसे बोला जाता है, कुमाऊं को बोला जाता। तो आपका केदारखंड
पुराणों में केदारखंड तथा मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? उत्तराखंड, ब्रह्मपुर तथा खसदेव। इसमें से आपको ऑप्शन किस तरीके से आएगा? उत्तराखंड बोलेगा, ब्रह्मपुर बोलेगा, खसदेव बोलेगा, उपयुक्त में से तीनों सही बोलेगा। तो आपको किस पर टिक मारना? उपयुक्त में से तीनों को सही पर टिक मारना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी तरीके से बनता है। या आपका दूसरा किसी भी तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या करना है? इसी तरीके से इस क्वेश्चन का क्या करना है? आंसर करना है। तो आपका क्या हो जाता है? उत्तराखंड, ब्रह्मपुर तथा खसदेव के नाम से इसे जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के पुराणों में बोलेगा कि गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो केदारखंड की मैंने पुराणों में बोला ना। और पुराणों में बोलेगा आपका कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको किस नाम से? मानसखंड नाम से जाना जाता था। तो पुराण बोलेगा केदारखंड का पौराणिक, गढ़वाल का पौराणिक नाम क्या था? तो गढ़वाल का पौराणिक नाम केदारखंड। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था? तो कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? मानसखंड। तो आपका क्या हो जाता है? ये चीज़ भी आपका क्लियर हो जाता है। सारी चीज़ों को आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। अब अगली बात करते हैं साहब। अगली बात आपके क्या है? ऐसा कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती से 5 हिमखंडों का उल्लेख किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती से एक बार 5 हिमखंडों का उल्लेख किया था। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार कितने खंडों का उल्लेख किया था? 5 हिमखंडों का उल्लेख किया था। और संभव तो 5 हिमखंड कौन से हैं? आपके इस तरीके से लिखेंगे हम 5 हिमखंड। 5 हिमखंड के अंतर्गत हम सबसे पहले लिखेंगे, पूरब से आएंगे नेपाल खंड। नेपाल सबसे पूरा में आपका नेपाल है ना। नेपाल के बाद क्या लगता है? कुमाऊं लगता। तो कुमाऊं को क्या बोलते हैं? मानस खंड। कुमाऊं के बाद क्या लगता है? आपका गढ़वाल लगता। तो गढ़वाल को क्या बोलते हैं? केदार खंड। उसके बाद आपका ये केदार खंड के बाद आपका गढ़वाल के बाद आपका लगता है ये जालंधर खंड। अगला क्या है? जालंधर खंड है। और अगला क्या आपका? कश्मीर खंड। कश्मीर खंड। तो ये क्या आपके 5 हिमखंडों का जिक्र किया गया है पुराणों में। और वो खंड कौन से हैं? नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड। किस तरीके से याद रखेंगे? सबसे पूरा में आपका नेपाल है। नेपाल के बगल पे आपका कुमाऊं, पिथौरागढ़ से सीमा लगती तो कुमाऊं खंड हुआ। फिर उसके मानस खंड हुआ। फिर मानस खंड के बगल पे आपका गढ़वाल लगता है, उसे केदार खंड बोलते हैं। फिर उसके थोड़ा बगल में आपका क्या लगता है? पंजाब लगता है। फिर आपको जालंधर खंड हुआ। फिर पंजाब के थोड़ा ऊपर को आपका क्या लगता है? कश्मीर लगता है। तो उसे क्या कहा गया है? कश्मीर खंड बोला गया है। तो ये भी आपको तमाम सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। तो 5 खंड कौन कौन सा बोलेगा? ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन से पुराणों के अनुसार 5 हिमखंड माने गए हैं? कौन सा बोलेगा 5 हिमखंडों में से सम्मिलित नहीं है बोलेगा? तो 3 खंड इधर का दे देगा, कोई भी खंड बोल देगा, चाहे आपका बुंदेलखंड बोल देगा, चाहे आपका कोई भी खंड बोल देगा। तो आपका जैसे नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड बोलेगा, नेपाल खंड, जालंधर खंड, कश्मीर खंड, अगला बोलेगा बुंदेलखंड। तो बोलेगा कौन सा खंड 5 हिमखंडों में नहीं है सम्मिलित? तो आपका कौन सा नहीं है? बुंदेलखंड सम्मिलित नहीं है। इस तरीके से आपका पूछा जाता है। और आपको सबको पता है कि मानस खंड आपका गढ़वाल में है तथा मानस खंड आपका कुमाऊं में है और केदार खंड आपका कहाँ है? ये आपका गढ़वाल के अंतर्गत आपका आता है। अब बात करते हैं गढ़वाल बोले तो केदार खंड जिसमें हम लोग स्थित हैं गढ़वाल के अंतर्गत, मानस खंड बोले तो कुमाऊं खंड। अब बात करते हैं कि केदार खंड की सीमाएं कहां से कहां तक है और मानस खंड की सीमाएं कहां से कहां तक है। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं केदार खंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केदार खंड की बात करते हैं। तो केदार खंड के लिए ध्यान रखना आप, केदार खंड इसकी जो दक्षिणी सीमा है, केदार खंड के दक्षिण में आपका कौन सा है? गंगा द्वार बोले तो माया क्षेत्र। और माया क्षेत्र को ये क्या बोला जाता है? हरिद्वार बोला जाता है। माया क्षेत्र को क्या बोला जाता है? हरिद्वार बोला जाता है। सारे गंगा द्वार, माया क्षेत्र, हरिद्वार होगा तो किसके नाम है? हरिद्वार के नाम। तो बोला जाता है कि हरिद्वार का पौराणिक नाम क्या है? तो माया क्षेत्र, गंगा द्वार, इस तरीके से आता है। दक्षिण में आपका गंगा द्वार, माया क्षेत्र, हरिद्वार से लेकर के आपका कहाँ? उत्तर में आपका कहाँ तक? श्वेत
पर्वत। श्वेत पर्वत, श्वेत बोले तो सफ़ेद पर्वत। ऐसा माना जाता है कि संभवतः श्वेत पर्वत हिमालय पर्वत को बोला गया होगा, क्योंकि हिमालय पर्वत क्या रहता है, हमेशा बर्फ से आच्छादित होने के कारण सफ़ेद दिखता है। तो इसलिए इस श्वेत पर्वत किसे बोला गया होगा, हिमालय पर्वत को श्वेत पर्वत बोला गया होगा। तो इसके क्या होगी, दक्षिणी सीमा गंगाद्वार माय क्षेत्र हरिद्वार से लेकर के उत्तरी सीमा कहाँ तक होगी, हिमालय। हिमालय बोले तो श्वेत पर्वत, श्वेत पर्वत बोले तो हिमालय को श्वेत पर्वत बोला जाता है। तो ये आपकी इस तरीके से बनते हैं। तथा इसकी पश्चिमी सीमा, इसके कौन से सीमा, केदारखंड की पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा बोला गया है टॉन्स नदी से। कहाँ से, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी का पौराणिक नाम है तमसा नदी। टॉन्स नदी से तमसा नदी। फिर जो उसमें पुराणों में क्या लिखा, तमसा नदी का जिक्र मिलता है ना, तो ऐसा माना गया कि तमसा नदी टॉन्स नदी को ही बोला होगा। तो आपका पश्चिम में आपका टॉन्स नदी से लेकर के जो आपका पूर्व में होगा आपका कहाँ तक, बौद्धांचल पर्वत तक। कहाँ तक, बौद्धांचल पर्वत। और शायद बौद्धांचल पर्वत नंदा देवी पर्वत को बोला होगा। किसको, नंदा देवी पर्वत को बोला गया होगा। और ये किस क्षेत्र में आता है, ये आपका बधान क्षेत्र में आता है। नंदा देवी पर्वत किस में आता है, आपका बधान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नंदा देवी पर्वत किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपका बधान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पश्चिमी सीमा तमसा नदी से लेकर के, तमसा बोले तो टॉन्स नदी से लेकर के जो पूर्व की सीमा है वो कहाँ तक है, बौद्धांचल पर्वत तक है। और ऐसा माना जाता है कि बौद्धांचल पर्वत शायद बधान क्षेत्र में स्थित नंदा देवी पर्वत को बोला गया होगा। तो इसकी सीमा आप जैसे आपको पता है ना, कुमाऊं आपका क्या है, बदान पट्टी से आपका नंदा देवी पर्वत से क्या होता है, उधर का आपका कुमाऊं का क्षेत्र लग जाता है, इधर का आपका क्या लग जाता है, गढ़वाल का क्षेत्र लग जाता है। तो इसलिए हम भी ये आज के डेट में ये प्रूफ होता है कि जो बदान क्षेत्र भी क्या है, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की सीमा है। और उसमें कुमाऊं को मानसखंड बोला गया था और गढ़वाल को क्या बोला गया था, केदारखंड बोला गया था। तो आपका केस की पूर्वी सीमा आपकी टॉन्स नदी, पश्चिमी सीमा होगी तमसा नदी, और पूर्वी सीमा कौन सी होगी, बौद्धांचल पर्वत। क्वेश्चन आता है कि पुराणों में बोलेगा नंदा देवी पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो पुराणों में नंदा देवी पर्वत को बौद्धांचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार आपके रिपीट हो चुके हैं। तो आपका नंदा देवी पर्वत को बौद्धांचल पर्वत, और नंदा देवी पर्वत कहाँ पे पड़ते हैं, ये बदान क्षेत्र वाले इसमें पड़ता है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका नंदा देवी पर्वत है ना, नंदा देवी पर्वत बोलो या आप बदान क्षेत्र बोलो या आप जो बौद्धांचल पर्वत बोलो, ये बदान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत या बौद्धांचल पर्वत केदारखंड तथा मानसखंड को अलग अलग करता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि केदारखंड तथा मानसखंड को कौन सा क्षेत्र अलग करता है, तो आपका बदान क्षेत्र। आंसर में क्या आएगा आपका, बदान क्षेत्र। या बोलेगा कौन से पर्वत श्रृंखला गढ़वाल तथा कुमाऊं को अलग करते, चाहे केदारखंड मानसखंड या गढ़वाल कुमाऊं बात है, क्या है इसको अलग करते हैं। तो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला कुमाऊं तथा गढ़वाल को दो भागों में अलग करती है। यह आएगा तो बौद्धांचल पर्वत। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से मानस खंड की, मानस खंड की। तो आपको क्या चीज़ नॉलेज में रखना है, मानस खंड आपका नंदा देवी पर्वत से, नंदा देवी पर्वत बोले तो बौद्धांचल पर्वत, नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी पर्वत तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार कहाँ तक है, पश्चिम में नंदा देवी पर्वत तथा पूर्व में कौन सा, कालागिरी पर्वत। कालागिरी पर्वत किसे बोला गया होगा, काली पर्वत को, कालागिरी पर्वत काली पर्वत को बोला गया होगा। ये कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। और काली पर्वत क्या है, कालागिरी पर्वत बोलिए, काली पर्वत क्या करता, नेपाल और पिथौरागढ़ के बीच या नेपाल और कुमाऊं के बीच या नेपाल और उत्तराखंड के बीच क्या करता है, सीमा का निर्धारण करता है। तो आपके भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो ये नंदा देवी पर्वत क्या करता है, गढ़वाल और कुमाऊं को दो भागों में अलग करता है। तो ये मैंने क्या बोला, आद्यऐतिहासिक काल के बारे में बोला गया था। ठीक, तो आपका आद्यऐतिहासिक काल से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका हिस्सा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला था, क्या प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाया था। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था,
जब मैंने लास्ट चौथे वीडियो में क्या महापाषाणकालीन समाधियों के बारे में बताया था, तो महापाषाणकालीन समाधि एक तो मैंने बोला था हेनवुड को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड पुरातत्वविद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने देवीधुरा से क्या करा था, सर्वप्रथम मानव पाषाण समाधियों की खोज करी थी, समाधानों की खोज करी थी। ठीक उसी तरीके से मैंने बोला था कि 1951 ईस्वी में भादराबाद से भी, हरिद्वार के भादराबाद से भी क्या मिले थे हमें, जो हम ताम्र उपकरण तथा मृत भांडों की प्राप्त हुई थी। तथा एक चीज़ उसमें और था, उसी भादराबाद क्षेत्र से, उसी भादराबाद क्षेत्र से 1952-53 में, किसी किताब में 52 लिखा है, किसी किताब में 53 लिखा है, 1952-53 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने भी क्या किया था, समाधानों की खोज करी थी। तो ये चीज़ बताना मैं भूल गया था, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे बता दिया है। तो आपका क्या है, चाहे आपका आदिऐतिहासिक काल हो, चाहे आपका क्या है ये प्रागैतिहासिक काल हो, इनसे रिलेटिव जो उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक आने तक, तब तक के लिए क्या है, थैंक यू, धन्यवाद।